भारत की प्रसिद्ध दीपावली त्योहार को आज यूनेस्को ने अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया। ये फैसला पेरिस में हुई यूनेस्को की कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया, जहां भारत ने इस त्योहार की सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। दीपावली, जो प्रकाश के त्योहार के रूप में जानी जाती है, न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि सामाजिक एकता, सफाई और दान पुण्य के मूल्यों को भी प्रोत्साहित करती है। ये मान्यता भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर मजबूत करेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। पिछले वर्षों में भारत ने योग, कुंभ मेला और नवरात्रि जैसे अन्य तत्वों को भी इसी सूची में स्थान दिलाया है। इस मान्यता से पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब संरक्षण की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ये खबर स्कूल असेंबली और सांस्कृतिक चर्चाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार उड़ान रद्दीकरण और देरी की घटनाओं से जूझ रही है, जिसके चलते आज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कंपनी के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय में अपनी विशेष निगरानी टीम तैनात कर दी। 3 से 5 दिसंबर को 220 से अधिक उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए थे। कंपनी के चेयरमैन ने माफी मांगते हुए कहा कि वे समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। राहत के तौर पर इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया, जो 1 वर्ष तक वैलिड रहेंगे। DGCA ने CEO और अन्य अधिकारियों को तलब किया है और हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। ये संकट मौसम की समस्या और रखरखाव से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे विमानन क्षेत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। यात्रियों को वैकल्पिक एयरलाइंस चुनने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व JNU छात्र और 2020 दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता मामले में आरोपी उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक 14 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। खालिद, जो जेल में बंद है, ने अपनी याचिका में पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। ये मामला उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने शर्त समेत जमानत दी है, जिसमें सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट न करने और सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहने की शर्तें शामिल हैं। खालिद की नियमित जमानत याचिका अभी लंबित है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की जीत बताया, जबकि सरकार ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। ये फैसला राजनीतिक बहस को हवा दे सकता है, खासकर शीतकालीन सत्र के दौरान। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में आज सुबह एक ट्रक के खाई में गिरने से असम के तिनसुकिया जिले के 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लापता हैं। ट्रक में सवार लोग असम से सामान ला रहे थे, जब अचानक चालक का नियंत्रण खो गया। स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें सेना और NDRF की टीमें शामिल हुईं। ये हादसा पहाड़ी इलाके की खराब सड़कों और मौसम की वजह से हुआ, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। असम सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि घोषित की। ये घटना पूर्वोत्तर भारत की सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाती है, जहां हर साल सैकड़ों हादसे होते हैं। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया और तत्काल राहत के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार में विशेष गहन संशोधन यानी SIR मतदाता सूची के शेड्यूल को बढ़ा दिया। ड्राफ्ट सूची अब तमिलनाडु, गुजरात के लिए 19 दिसंबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान के लिए 23 दिसंबर और उत्तर प्रदेश के लिए 31 दिसंबर को जारी होगी। ये फैसला विपक्ष के विरोध के बीच आया, जो SIR को वोट चोरी का हथियार बता रहा है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सुधार पारदर्शिता लाएगा, जबकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को BJP का टूल बताया। पश्चिम बंगाल का शेड्यूल अपरिवर्तित है। ये कदम 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण है, क्योंकि SIR से करोड़ों नए वोटर जुड़ सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई, लेकिन SIR मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को BJP का टूल बताया। राज्यसभा में JP नड्डा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान का सम्मान दिलाया। दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में चुनाव सुधारों पर बहस जारी है। ये सत्र विवादास्पद रहा है, जिसमें 10 दिन में केवल 20 घंटे काम हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लोकतंत्र की छवि प्रभावित हो रही है।
T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से शिकस्त देकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 93 रन पर 5 विकेट का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 45 गेंदों पर नाबाद 77 रन ठोके। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका 195 पर सिमट गई। ये पारी हार्दिक की चोट के बाद कमबैक की निशानी है, जो IPL 2026 के लिए बूस्ट देगी। कप्तान ऋषभ पंत ने इसे टीम की ताकत बताया। ये जीत भारत की वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में मजबूती दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इटली के डिप्टी PM और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की, जहां दोनों ने 2025 से 2029 तक के भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना को लागू करने पर चर्चा की। PM ने ट्वीट कर कहा, हमारी दोस्ती मजबूत हो रही है, जो लोगों और वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाएगी। व्यापार, रक्षा और संस्कृति पर फोकस रहा। ये मुलाकात G20 और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का हिस्सा है। इटली के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $15 बिलियन से अधिक पहुंच चुका है। ये कूटनीतिक कदम यूक्रेन संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएगा। संसद रोजगार महाकुंभ रोजगार मेले में बड़ी भागीदारी। मंगलवार 9-10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में आयोजित इस रोजगार मेले में 20,597 युवाओं ने पंजीकरण किया। इस मेले में 250 प्लस कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें बैंकिंग, IT, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, विदेशी जॉब आदि सेक्टर्स शामिल हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर अवसर है। सरकारी भर्तियों में आई तेजी। नवंबर 2025 में आई कई भर्तियां। दिसंबर की शुरुआत में ही कई बड़े विभागों जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आंगनबाड़ी, होमगार्ड में भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। उदाहरण के लिए RRB, JEE और IBMTS पोस्ट्स के लिए आवेदन जारी हैं। योग्य उम्मीदवार 10 से 14 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ये सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका बताया जा रहा है।